नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर का इस बार ये जो आर्टिकल आपके सामने लेके आए हो, ये क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए ही नहीं बल्कि अगर आप न्यूज़ भी फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत अच्छा इसमें एक विश्लेषण किया है और एक एक्सपोजे टाइप का है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, पार्लियामेंट अश्योरेंसेज, बिग प्रोमिसेस, बिगर डिले एंड सम मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस। देखिए, पार्लियामेंट सेशन जब होता है, जब संसद सत्र चल रहा होता है, तो उसमें बिल्स, पॉलिसीज लाई जाती है जो कि भारत के सिटीजन्स के लिए आगे बेनिफिट करे, उनको अलग अलग तरीके से स्कीम्स का जो सुख सुविधाएं होती है वो मुहैया कराए। और उसके बाद बहुत सारे फिर सवाल भी आते हैं ऑपोजिशन की तरफ से, और वहां पे जब ऑपोजिशन के इन सवालों का जवाब पार्लियामेंट में सत्ता पे बैठी सरकार देती है, तो उसको लेकर जब आगे प्रोसीड होता है तो वहां पे बनते हैं रूल्स और पॉलिसीज जो सीधा सीधा डायरेक्टली असर करते हैं आप लोगों की जिंदगी में बतौर सिटीजन, बतौर नागरिक। लेकिन इस द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल था उसमें यह बोला गया है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, तब से लेके अभी तक जो पॉलिटिकल अश्योरेंस है, यानी जो वादे हैं जो पॉलिटिकली करे गए हैं पार्लियामेंट सेशन के बीच में, किस तरीके से वो खोखले साबित हुए हैं, किस तरीके से बड़ी बड़ी जो वाहवाहियां पार्लियामेंट में करी गई है अश्योरेंस यानी प्रॉमिस करने की वजह से, उम्मीदें जगाने के नाम पर, किस तरीके से वो उम्मीदें धूमिल होती नजर आई, हवा में गई, बस गायब हो गई, पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, उसका क्या फॉलोअप है, जब सवाल किया गया तो उसके जवाब को कैसे इग्नोर किया गया है। तो ये सेशन पूरा का पूरा रहेगा पार्लियामेंट्री अश्योरेंसेस पे। अब पार्लियामेंट्री अश्योरेंस होता क्या है? देखिए, पार्लियामेंट में जब भी सत्ते पे बैठी जो सरकार होती है वो अश्योर करती है या फिर सीधा सीधा ये बताती है कि आपके जो सवाल हैं हम उनका जवाब देंगे। सवाल किसका? जनता का। वो जनता का सवाल कौन उठाएगा? ऑपोजिशन लीडर्स, ऑपोजिशन पार्टी ज्यादातर उठाती है। और उसका जवाब कौन देगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके मिनिस्टर्स। अब वो शायद आने वाले दिनों में दे, आने वाले सेशंस में दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करके दे, या फिर एक पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बनाकर उसके जवाब के लिए, उसके फॉलोअप में उसका जवाब दे। ये होता है पॉलिटिकल अश्योरेंस, यानी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड पॉलिटिकली अपने अश्योरेंस यानी प्रॉमिस करना, और फिर उन प्रॉमिस के नाम पर एक्शंस लिया जाता है और उन एक्शंस के नाम पे आता है हमारे सामने एक रिजल्ट। ये जो पूरी प्रोसेस थी पॉलिटिकली अश्योरेंस की, ये शुरू हुई थी 1953 में, 1953 में, जब पहली बार वॉचडॉग की एक सिस्टम बना था। वॉचडॉग, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 1953 से पार्लियामेंट में एक वॉचडॉग का सिस्टम बना था। वो वॉचडॉग क्या करेगा? कोई अगर छोटा सा ग्रुप है या इंडिविजुअल्स हैं, वो ये जो मिनिस्ट्री होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मिनिस्ट्री होती है, उनके काम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसमैनेज हो रहा है। ये वॉचडॉग्स या तो इंडिविजुअल या ग्रुप बनने के नाम पर ये वॉचडॉग उसको फॉलो करते थे, और उसको फॉलो करते करते ये बताते थे कि प्रोमिसेस पे सरकारें कितनी खरी उतर रही है। और आगे चल के पब्लिक के सामने जब इनकी जवाबदेही बनती थी, तो इन वॉचडॉग की जो आउटपुट होता था, जो इनका आउटकम होता था, उस पे इन पब्लिकों की जवाबदेही जो होती थी सरकार के द्वारा, उसको क्रॉस चेक करके, एग्जामिन करके ये बताया जाता था कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है। और उसके बाद ये जो पूरी कमेटी बनी थी 1953 की वॉचडॉग की, इसका काम और मकसद यही था कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, स्कीम के पर्सपेक्टिव से, वो खरे उतरे। लेकिन अब जब यहाँ पे एक सवाल आया है, जो इस रिपोर्ट के बारे में आगे देखा गया तो पता चला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी जो हमारी केंद्र गृह मंत्रालय है, उसने सबसे ज्यादा अश्योरेंस दिए हैं, सबसे ज्यादा वादे करे हैं, और सबसे ज्यादा वादे के उनका जो फॉलोअप है उसका नील बटे सन्नाटा, कोई जवाब नहीं है। सन 2000 अगर हम 14 से बात करें, यहाँ पे अगर हम 2014 से बात करें, अरे सन 2014 से अगर हम बात करें तो यहां पे ये पाया गया कि क्योंकि दो जगह, एक तो दो पार्लियामेंट्री सेशन बैठते हैं, एक बैठता है लोकसभा का, एक बैठता है राज्यसभा का। तो हमने ये पाया कि लोकसभा में कम से कम 15% का हमने अश्योरेंस ड्रॉप देखा है, 15% का एश्योरेंस ड्रॉप देखा है, और वही राज्यसभा में हमने 12% का ड्रॉप देखा है। अब ये 12% का ड्रॉप और 15% के ड्रॉप का मतलब है कि अश्योर करना, यानी जवाबदेही जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सत्ते पे बैठी सरकार थी, उनकी जवाबदेही का जो उनके ऊपर रिएक्शन था, जो आना चाहिए था, उसमें हमने 12% और 12% राज्यसभा की संसद में जो संसदीय सत्र बैठा उसमें, और लोकसभा में 15% का ड्रॉप देखा। यानी ये उनका ये जो ड्रॉप था, ये ऑल टाइम
लो जा रहा था 2014 से। अब ड्रॉप होने का मतलब, एश्योरेंस ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है? समझिए ऑपोजिशन पार्टी ने बोला कि आपने एक फेक एनकाउंटर किया है, अब हमें उसका जवाब दीजिए कि उस फेक एनकाउंटर के नाम पे जो ह्यूमन राइट्स का था उसको आपने क्या जवाब दिया, जो आईपीसी पेनल सेक्शन बनते थे उसका क्या जवाब रहा, क्या रिएक्शन रहा। और जब इतने सारे जब लॉस के अंडर होते हैं, ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, सामने आती है, तो अब आपका क्या आगे काउंटर पॉइंट है, उसकी जब जवाब मांगने की बात आती है तो वहां पे एक अश्योरेंस देती है सरकार की ठीक है हम आने वाले समय में आपको बताएंगे कि ये एनकाउंटर हमारी तरफ से किस हद तक जायज था, किस हद तक ये एक ऑथेंटिक जेन्युइन एनकाउंटर था। अब जब आगे ये चीज आती है तो हमें ये पता चलता है, लोकसभा फिर आगे इस अश्योरेंस को फाइल करती है और 3 महीने का एक अंतराल होता है जिसमें अश्योरेंस का जवाब देना होता है। यानी अगर सपोज 15 अगस्त को यहां पे अश्योरेंस दी गई है, अश्योरेंस अगर 15 अगस्त को दी गई है तो आज से 3 महीने यानी 15 नवंबर तक जवाब इनको देना होता है। 15 नवंबर तक अश्योरेंस का एक आंसर देना होता है लोकसभा और राज्यसभा सेशंस में केंद्र सरकार को। अगर नहीं देती है तो उनका जो अश्योरेंस होता है वो नलिफाई हो जाता है। अब नलिफाई होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, या तो ये इस चीज को फाइल करा जाए कि अश्योरेंस हम नहीं दे पाए, हमारे पास अभी पूरी तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, हमें थोड़ा और टाइम दिया जाए, एक एक्सटेंशन लेटर की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से होती है, या फिर अश्योरेंस ड्रॉप करने के लिए वहां पे उन्हें ऑप्शन मिलता है। अब अश्योरेंस ड्रॉप करने का मतलब आप समझ रहे हैं, ईगो पे हर्ट होना, गवर्नमेंट की ईगो हर्ट हो जाएगी। अगर वो कोई भी गवर्नमेंट होती है उनकी ईगो पे सवाल आ जाएगा कि आप लोगों ने तो अश्योरेंस जो है वो पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया। वही दूसरी तरफ एक्सटेंशन की बात आती है, एक्सटेंशन मतलब थोड़ा टाइम और मांगा ताकि हमें थोड़ा टाइम और दीजिए, आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन होगा हम उसमें आपको इसका जवाब दे देंगे। और ये दो प्रोसीजर होते हैं अगर अश्योरेंस आपकी तरफ से नहीं आता तो। इसके सबसे बड़े बड़े जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस के एग्जाम्पल है, एक तो सबसे बड़ा यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ, ये पाई चार्ट भी आप देख सकते हैं, वैसे 2022 का ये पाई चार्ट है, इसके बारे में अभी बताता हूं। उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि सबसे बड़े जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस के एग्जांपल थे वो था सबसे पहला तो पुलवामा, यहां पे लिख देता हूं पुलवामा अटैक। आपको पता होगा आर्मी का एक पूरा कन्वॉय जा रहा था, उसके बीच में एक आतंकवादी की गाड़ी आती है और सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती है जिसमें बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पुलवामा अटैक का जो था अश्योरेंस दिया गया था क्योंकि उनसे सवाल ये करा गया था पार्लियामेंट में, क्या इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है, रॉ एजेंसी, उनके पास कोई इस चीज का इंटेल नहीं था कि वहां पे एक अटैक होने वाला है, इंट्रूडर्स पहले से कश्मीर में रह रहे हैं। पुलवामा अटैक का जब ये सवाल किया गया तो अश्योरेंस दिया गया कि हम पूरी जवाब के साथ आने वाले पार्लियामेंट्री जो सेशन होगा उसमें कमेटी की रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। लेकिन पुलवामा अटैक का ये अश्योरेंस पूरी तरीके से ड्रॉप हो गया, इसे कहते हैं ड्रॉप्ड अश्योरेंस। वही जो दूसरा एक और एग्जांपल था वो था फेक एनकाउंटर था, सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर। उसका भी जब बात ये करी गई थी, जब वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी ने सवाल उठाया था, जो अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थे, ओवैसी ने सवाल उठाया था सोहराबुद्दीन का जो फेक एनकाउंटर था उनका क्या था, उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उन पे इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन उनका एक फेक एनकाउंटर कर दिया गया जिसपे जब जवाब मांगा तो अश्योर किया गया कि हम पूरी तरीके से फॉर्मेलिटीज के साथ आपके सामने जवाब तो लाएंगे, लेकिन ड्रॉप्ड अश्योरेंस हो गया। अब ये ड्रॉप्ड अश्योरेंस वैसे आपको बड़ी छोटी सी चीज दिख रही होगी, लेकिन ये ड्रॉप्ड अश्योरेंस वाली जो चीज है, मैं यहां पे अगर आपको दिखाऊं, ये जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस वाली चीज है, ये ड्रॉप्ड अश्योरेंस कहीं ना कहीं दो चीजें दिखाती है। सबसे पहला सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार के लीडरशिप के अंडर आने वाली अकाउंटेबिलिटी। ये कहते हैं ना कि ये आपके सिर पे ये सवाल है, ये आपके ऊपर ये सवाल है, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की जो चीज आती है, अगर ये ड्रॉप होता है तो वो अकाउंटेबिलिटी नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे होती है गवर्नमेंट की तरफ से। वही दूसरी एक और चीज जो आती है वो आती है कि पब्लिक की तरफ कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि कल को अगर ये फेक एनकाउंटर था तो फेक एनकाउंटर के खिलाफ फिर कोर्ट में बात उठेगी, जजमेंट आएगा, फिर उसके खिलाफ एक उसको सपोर्ट करने के लिए क्या पता एक आईपीसी सेक्शन बने, क्या पता एक जजमेंट आए जिसको सब फॉलो करे, और ये इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन जनता जो भारत की नागरिक है, उनकी जिंदगी, उनके जीवन शैली पे सीधा सीधा असर डालती है। और ये पुलवामा अटैक और फेक एनकाउंटर की ही बात नहीं है, और ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है, आगे जो पॉलिसीज बनती है वो भी इस पे सवाल आते हैं। तो हमने रोल ऑफ अभी तक पढ़ा, रोल ऑफ कमेटी इन गवर्नमेंट अश्योरेंस, प्रॉमिस करना, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना ताकि आगे इसके नाम पे पॉलिसीज बनने की अगर पोटेंशियल हो तो पॉलिसीज बने। उसके बाद हमने ये भी देखा गिवन एंड ड्रॉप, लोकसभा में 15% का अश्योरेंस ड्रॉप देखा गया, राज्यसभा में 12% का ड्रॉप देखा गया, जो कि ऑल टाइम लोएस्ट ड्रॉप है 2014 से 2020 में। उसके बाद हमने एश्योरेंस के ये एग्जांपल देखे, पुलवामा टेरर अटैक और फेक एनकाउंटर, सोहराबुद्दीन का जो फेक एनकाउंटर था वो भी कहा जा रहा, वो फेक एनकाउंटर कहा जा रहा था, और उसको अगर ड्रॉप आउट अश्योरेंस दे दिया है तो उसका क्या जवाब है, इसके बारे में बात ही नहीं। उसके बाद आता है क्रिटिकल एनालिसिस इस अश्योरेंस को लेकर, क्या लैक ऑफ टाइमली इंप्लीमेंटेशन हमने देखा, क्या ग्राउंड रियलिटी
रियलिटी जो है उससे छुपाया गया हमें? क्या ये जो अश्योरेंस जो हमें चाहिए थी, क्या वो अश्योरेंस रूट कॉज के साथ, यानी जो जमीनी स्तर से जो सवाल जो कारण उठता है वो फेक था? ये चीजें कुछ सवाल थी जो कहीं ना कहीं अपने साथ इधर खड़ा करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसा देखिए, इस समय जैसे कि पाई चार्ट में भी आप देख सकते हैं 2024 से करीब 65% जो अभी अश्योरेंसेस है वो खोखले पड़े हुए हैं। ऐसा समझिए 100 में से अगर सपोज, क्योंकि परसेंटेज की बात है, अगर आसान शब्दों में बताऊं 2024 में अगर पार्लियामेंट्री सेशन में 100 सवाल पूछे गए हैं तो उसके 35 के तो जवाबदेही दे दी है, 35 तो हो गया है, लेकिन जो बाकी 65% बचा है, जो 65 केसेस बचे हैं उसका अभी तक कोई अश्योरेंस नहीं दी गई है, जो कि साफ साफ एक लाइट लूजेबल हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी दिखाती है। ये परसेंटेज कितना बड़ा है? 2022 में 18% प्रोमिसेस का जो अश्योरेंस थे, प्रोमिस थे, उनका जवाब नहीं दिया गया था। 2023 में ये बढ़कर 42% हो गया और आज 2024 में ये 65% बन गया। यानी हर साल ये 20 से 25% का बढ़ रहा है, बढ़ोतरी दिख रही है हमें। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमने देखा की बात आती है, जब इसकी बात हो रही थी तो 4 ऐसी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की पाई गई जिसने सबसे ज्यादा अश्योरेंस को ड्रॉप किया। सबसे पहले नंबर पे थी हमारी होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह उसके कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री। सेकेंड नंबर पे हमने देखा फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो निर्मला सीतारमण के अंतर्गत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। थर्ड नंबर पे हमने देखा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, जो कि इस समय किरण रिजिजू के अंडर है। और चौथा फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये चीज थोड़ा आपको शायद शॉकिंग लगे क्योंकि रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है वो आती है नितिन गडकरी साहब के अंतर्गत, लेकिन समझिए इतनी सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री में चौथे नंबर पे उन्हीं की है। अब खुल के बात करते हैं, होम मिनिस्ट्री पे ज्यादा असर डाला गया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो भारत की मॉनिटरिंग देखती है इनडायरेक्ट वे में। तो CAA NRC की बात आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, ट्रिपल तलाक की बात आती है, वक्फ बिल एक्ट की जो बात आ रही है, ये सारे केसेस होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और फिर इससे जुड़े जो मॉनिटरिंग होती है वो लॉ एंड जस्टिस के अंतर होती है। और समझिए हमारे यही दो मिनिस्ट्रीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा ड्रॉप्ड अश्योरेंस का एग्जांपल दिखाया। होम मिनिस्ट्री पे सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था, फॉर्मर MP है सिराजुद्दीन अजमल, उन्होंने सवाल उठाया था सोहराबुद्दीन का जो फेक एनकाउंटर था उसके खिलाफ, और स्टेट वाइज टेररिस्ट अटैक। उस समय की बात है, 2014-15 की बात है, जब टेररिस्ट अटैक जो आतंकवादी गतिविधियां थी वो अपने चरम सीमा पे थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंतर्गत। तो सिराजुद्दीन अजमल ने यह सवाल उठाया कि स्टेट वाइज हमें एक बायोडेटा दीजिए या फिर स्टेट वाइज हमें एक एनालिसिस दीजिए कि इस समय कितने टेररिस्ट हमारे देश में स्टेट में हैं और कितने टेररिस्ट अटैक्स जितने भी हुए हैं उनका क्या फॉलोअप है। उसको 14% अभी मैंने आपको बताया ये उसी के अंडर आता है। टेररिस्ट के गतिविधियों का जब सवाल पूछा गया संसद के बीच में, अश्योर किया गया कि जवाब आएगा, जवाब नहीं आया। उल्टा आगे चल के, और ये तो अभी बात यही थी, आगे चल के जब असदुद्दीन ओवैसी ने 2015-16 में फेक एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठाया, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर क्या था? सोहराबुद्दीन जो थे वो अपनी बीवी के साथ एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, गुजरात ATS आती है, उनको एक फार्म हाउस ले जाती है और उनका एनकाउंटर कर देती है। सोहराबुद्दीन का लिंक ये लगाया जा रहा था कि वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को आगे एम्पावर करते हैं और उनके घर से 47 AK-47 की राइफल्स मिली थी। उसकी वजह से वो लाइमलाइट में थे, रेडार में थे, लेकिन चलती बस से उन्हें उतार के उनके और इनकी बीवी का एक कहीं सेक्लूडेड एरिया में ले जाके फेक एनकाउंटर कर दिया जाता है। यह सवाल उठाया ओवैसी ने, लेकिन जब उसका भी अश्योर किया गया कि इसका जवाब आएगा, कभी नहीं आया। यह होता है ड्रॉप्ड अश्योरेंस में। फेक एनकाउंटर की बात, ह्यूमन राइट्स का क्या रहा, लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत जो अभी केस चल रहा है उसका क्या रहा। और 2019-20 में कांग्रेस सांसद जब मनीष तिवारी ने भी पुलवामा टेरर अटैक का सवाल उठाया तो उसका भी अश्योर किया गया कि हम बताएंगे, क्योंकि पुलवामा अटैक कंट्रोवर्सी में तब आता है क्योंकि एक प्री प्लान्ड टेररिस्ट अटैक होता है। आर्मी के कॉन्वॉय के बीच में एक आतंकवादी की गाड़ी जाती है और एक सुसाइड टेररिस्ट अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग होती है, वो भी गाड़ी के अंदर। तो रॉ के पास क्या इसकी इंटेल नहीं थी? अगर वो जब इतने सारे टेररिस्ट, क्योंकि जब बाद में बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई तो पता लगा 5, 6, 10 टेररिस्ट घुसे थे। बॉर्डर सिक्योरिटी का क्या रिएक्शन था? इंडियन आर्मी के पास इस चीज़ की इंटेल नहीं आई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी पे भी सवाल उठे थे और बहुत सारे क्रिटिकल। सो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी और फाइनेंशियल क्वेश्चंस और इश्यूज उठते हैं जिसका जवाब देने की जगह इसको ड्रॉप्ड
ड्रॉप्ड अश्योरेंस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बनते हैं। फेक एनकाउंटर, अगर फेक एनकाउंटर जिस पुलिस वाले ने किया है उस पर आप केस करने के अलावा, उस पर एक्शन लेने के अलावा आप उनको सीधा रिवॉर्ड दे देते हैं, गैलेंट्री अवार्ड दे देते हैं, जो कि वैसे बाटला हाउस का एनकाउंटर रियल था या फेक, वैसे रियल वर्डिक्ट तो बाद में आ गया था, लेकिन जैसे बाटला हाउस हमने मूवी में भी देखा होगा कि कैसे संजय कुमार पे जब फेक एनकाउंटर का केस चल रहा था उनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी फेक एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर को, ताकि वो रडार से थोड़ा दूर हो जाए, उसको फेक एनकाउंटर के लिए अवार्ड दे देना, सिक्योरिटी इश्यूज जो उठते हैं। और फिर बाइंडिंग अथॉरिटी की भी एक बात आती है, क्योंकि सांठगांठ वाली सरकार होती है, एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इसमें होता है, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री अपने अंतर्गत होने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मिल बैठकर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते करते लॉ अबाइड करते हैं, लॉ बढ़ाते हैं, पॉलिसीज बनती है ताकि वो ग्राउंड लेवल पे फ्रेमवर्क के साथ इंप्लीमेंट हो पाए। लेकिन इसका जवाब कहीं नहीं आया, बाइंडिंग अथॉरिटी की जो बात है वो खत्म हो गई। अब अगर 3 महीने तक ये अश्योरेंस पेंडिंग रहता है तो सरकार का ये बनता है कि उसका एक्सटेंशन ले। एक्सटेंशन की बात नहीं आई, एक्सटेंशन की बात तो छोड़िए, ड्रॉप भी नहीं किया, यानी ये भी नहीं माना गवर्नमेंट रिस्पांस अगर स्लो रिस्पांस भी देता है तो वो ड्रॉप कर दे इन अश्योरेंस को, लेकिन उन्होंने इसको ड्रॉप भी नहीं करा। तो बेसिकली जो क्रिटिकल सिक्योरिटी फाइनेंशियल, यहाँ पे दो जो क्रिटिकल, एक होता है सिक्योरिटी और एक होता है फाइनेंशियल, ये दोनों मेन कंसर्न थे इन पूरे के पूरे जो अश्योरेंस थे उसमें, लेकिन इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। टेबल देख रहे हैं, ये सबसे पहला टेबल ये बताता है कि 2014 से लेके 2024 के बीच में जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस है और जो पेंडिंग अश्योरेंस है उनमें क्या हमने एक नोटिस ऑब्जर्वेशन देखी है। ड्रॉप्ड अश्योरेंस मतलब जैसा कि बताया, ड्रॉप कर दिया उस अश्योरेंस को, जो अश्योरेंस यानी जो प्रॉमिस किया गया था जिसका जवाब दिया जाएगा वो। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पेंडिंग अश्योरेंस, पेंडिंग अश्योरेंस मतलब जो वादे किए थे वो कितने पेंडिंग है जिनका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। 2014 में हमने देखा ड्रॉप्ड अश्योरेंस की रेट बढ़ती हुई दिखती है 2014 से, फिर 16, 17, 18 में कम होता है। लेकिन यहां पे जो ताज्जुब करने वाली बात है, ये जो हम नीला बार देख रहे हैं, ये नीला बार ये दिखा रहा है कि पेंडिंग कितने हैं। ये 2016-18 तक सही था, लेकिन अचानक से ये जो ऑल टाइम रिकॉर्ड पीक पे आप देख रहे हैं 2024 में, जो मैंने अभी भी आपको बताया 65% का जो ड्रॉप्ड पेंडिंग अश्योरेंस है वो बढ़ गया, यानी ड्रॉप भी नहीं हुआ और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। वही दूसरी तरफ जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस थे वो हम थोड़ा कम होते तो देख रहे हैं और ऑल टाइम लो पे भी है, लेकिन क्या वो जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस है वो पेंडिंग में ही घुस गया है? क्या ईगो हर्ट होने लग गई है गवर्नमेंट की? ये एक क्रिटिकल सवाल है। उसके बाद यहाँ पे ये भी हमने यही दिखाया 2014 से 2022 के भी बीच में जो ड्रॉप्ड अश्योरेंस थे 2% से बढ़कर 15% हो गया, 2% से बढ़कर 15% हो गया। 2014 से 2024 के बीच में पेंडिंग अश्योरेंस कितने हैं, यानी जिनका जवाब अभी देना है। पेंडिंग अश्योरेंस में सबसे पहले जो नंबर पे हम जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद रेलवेज, फिर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, लॉ एंड जस्टिस और फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। यानी हम ये देख सकते हैं कि ड्रॉप यहाँ पे हमने जो पेंडिंग अश्योरेंस है उसमें बढ़ते देखे, और पेंडिंग अश्योरेंस में सबसे पहला नंबर है एजुकेशन का। वही देखने वाली बात ये थी कि ड्रॉप्ड अश्योरेंस जिनका कोई फॉलोअप नहीं आया, जिसका कोई जवाब नहीं आया, उसमें सबसे पहला नंबर है। और यही पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंट भी बनाता है। होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर की जो बात हो गई, जो पुलवामा अटैक था, पुलवामा अटैक को लेकर जो अश्योरेंस दी गई थी उसकी बात तो हमने कर ली। और एक सिस्टम होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, ये होता है OAMS सिस्टम। OAMS सिस्टम होता है ऑनलाइन अश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मॉनिटर करता है अश्योरेंस को लेकर जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होता है उसको। वो ये हमें बताता है कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री सबसे पहले नंबर पे आता है जिसने अश्योरेंस ड्रॉप करे, जिसकी बात करी। दूसरे नंबर पे आता है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, वो उसकी भी ट्रांसपेरेंसी, उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी है, गवर्नमेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट थे उस पर सवाल आता है। तीसरी आती है रेलवे, चौथा आता है फाइनेंस। फाइनेंस का अगर आपको बताएं, जो हमारी TMC जो वेस्ट बंगाल की इस समय जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है TMC, उनकी सांसद महुआ मोइत्रा सवाल उठाती है अडानी के केस को लेकर, अडानी और सेबी के जो मिली भगत है उसको लेकर। बेसिकली महुआ मोइत्रा का ये कहना था कि जो स्टेट ओन पोर्ट्स हैं और जो प्राइवेट ओन पोर्ट्स हैं, क्योंकि अडानी पोर्ट पे सवाल उठा था, अगर आपने देखा भी होगा मुद्दा चला था कि जो पोर्ट्स होते हैं जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां पे जो गौतम अडानी ने कुछ पोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उन्होंने प्राइवेटाइज करके दे दिया, और उसकी वजह से जो सरकारी पोर्ट थे वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने की जगह गौतम अडानी के जो पोर्ट है उस पर हैविली इन्वेस्ट करके, हैविली
हेविली कंसंट्रेट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एम्पावर किया जा रहा था, और उसकी वजह से क्या हुआ, अडानी का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा था और जो स्टेट ओन पोर्ट्स थे उनकी रेवेन्यू जनरेशन में हमने कमी देखी। तो महुआ मोइत्रा ये सवाल उठाती है कि क्या यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के साथ कुछ कमीशन कट की बात हो रही है या फिर कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है। आखिर इतनी ये जो अडानी के जो पोर्ट्स हैं उसको लेकर क्या गणित है, क्या मैथ्स है, क्या फाइनेंस है, वो बताइए। वो अभी भी पेंडिंग अश्योरेंस के अंडर आता है। और ये महुआ मोइत्रा ने अडानी का सवाल, और फिर सेबी ने भी, जब इसके सेबी की भी इन्वेस्टिगेशन को साइड किया गया था, महुआ मोइत्रा ने बताया कि इसको देखिए, लेकिन उस पूरे अश्योरेंस को ड्रॉप कर दिया गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और इसकी वजह से फिर पब्लिक ट्रस्ट पे भी एक भरोसा सवाल उठता है और पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म पे, क्योंकि देखिए अगर पेंडिंग और ड्रॉप्ड अश्योरेंस रहेंगे तो ये वीक गवर्नेंस शो करती है। ये दिखाती है कि जो सरकार का काम है, जो फ्रेमवर्क है, वो कितना कमजोर है, कितना ढीला है, और उसकी वजह से रेगुलेशन, उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट रेगुलेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन गवर्नेंस का क्या। उसके बाद तो कंक्लूजन यही निकलता है यहाँ पे कि जो टाइम बाउंडेशन है, उस टाइम बाउंडेशन में एक टाइम बाउंड हो जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़े, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मॉनिटरिंग बढ़े और हमारे सामने जवाब आए, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जनता जवाबदेही है, जनता को जवाब मिलना चाहिए कि गवर्नेंस जो कमिटमेंट्स है वो किस हद तक फुलफिल हो